दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको यह बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके पेंशन कैसे ले सकते हैं। ज़्यादातर लोगों का जो मानना है वो यही है कि जो ट्रेडिशनल पेंशन की स्कीम्स हैं वो चाहे इंश्योरेंस के थ्रू हों या चाहे एनपीएस के थ्रू हों, वहीं पे इन्वेस्ट करके हम पेंशन ले सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके कैसे पेंशन ली जाए वो उनको जानकारी नहीं है, तो इसी बारे में आज ज्ञान देने वाला हूँ। तो दोस्तों पहली बात जो ये मिसकंसेप्शन है लोगों का कि शुरू से ही अगर हम पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करेंगे तभी पेंशन मिलेगी, ये बिल्कुल गलत धारणा है। देखिए मित्रों, पेंशन का जो सीधा संबंध है वो इस बात से है कि आपने रिटायरमेंट के समय कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितना बड़ा कार्पस आपने बना लिया है। तो रिटायरमेंट का सीधा संबंध है आपके इकट्ठा किए हुए धन या कार्पस से। वो चाहे आप म्यूचुअल फंड से बना लीजिए, चाहे शेयर बाजार में इन्वेस्ट करके बना लीजिए, चाहे आपने एफडी कर रखी हो उससे बन गया हो, किसी भी तरीके से आपने जो धन इकट्ठा कर रखा है, जो पैसा लिक्विड है आपके पास जिसको आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, वही आप उसे से आप पेंशन ले सकते हैं। तो पेंशन प्राप्त करने के तरीके भी हैं, जैसे कि आप वन टाइम एन्युटी परचेज कर सकते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने 2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए, अब 2 करोड़ रुपए से आपको पेंशन लेनी है, तो आप क्या करेंगे कि उस पैसे को आप एन्युटी में डाल देंगे और आप अगले महीने से ही आपको पेंशन मिल जाएगी। एन्युटी की कैलकुलेशन कई प्रकार से की जाती है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। जिसमें एक ये तरीका होता है कि पहले आपको पेंशन मिलेगी, आपके नहीं रहने के बाद आपके स्पाउस को पेंशन मिलेगी और उसके बाद वो पैसा जो बचेगा वो नॉमिनी को मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरी तरह की भी स्कीम्स होती हैं कि जिसमें आपको पेंशन मिलेगी और आपके नहीं रहने के बाद किसी को भी पेंशन नहीं मिलेगी और पैसा जो है नॉमिनी को मिल जाएगा। तीसरा एक ये भी ऑप्शन रहता है कि आप जब तक रहेंगे तब तक आपको पेंशन मिलेगी और अमाउंट बड़ा मिलेगा, लेकिन आप नहीं रहेंगे तो नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो अपनी समझ होती है, लोग अपने हिसाब से उसको करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके कैसे हम पेंशन प्लान बनाएं, पेंशन प्लान कैसे करें। तो देखिए मित्रों, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो बहुत शुरुआती दौर से ही पेंशन के विषय में या रिटायरमेंट के विषय में सोचना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग समझिए कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, बहुत ही सही दिशा में जा रहे हैं कि जो नौकरी लगते ही या इनकम शुरू होते ही रिटायरमेंट में थोड़ा बहुत पैसा जोड़ने लगते हैं। तो और दूसरे लोग वो होते हैं जो थोड़े समय बाद उनको सोचना शुरू करते हैं कि हमें रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो उस तरीके के भी लोग हैं। और एक तीसरे भी हैं। तो तीसरे वाले कौन है कि जो कहीं से बड़ा सा कार्पस उनको मिल जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि एफडी करा है या रिटायरमेंट के लिए उन्होंने कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ बेच दी बड़ी सी, तो उनको वहाँ से एक बड़ा धन प्राप्त हो जाता है और वो सोचते हैं कि हम वहाँ से रिटायरमेंट के लिए अपना पैसा रिटायरमेंट की प्लानिंग कर लें। तो इन तीनों लोगों की कैटेगरी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो जो लोग शुरू से ही, जैसे कि मान लीजिए किसी का टाइम होराइजन कोई एक 20 से 25 साल की उम्र है और कहीं नौकरी लग गई या कोई बिजनेस किया या कुछ भी किया, अब उन्होंने पैसा जोड़ना शुरू कर दिया। मान लीजिए कि 5 साल तक नहीं जोड़ पाए पैसा, 25 साल में नौकरी लगी, 5 साल के बाद 30 साल से लेकर 60 साल तक उन्होंने पैसे जोड़े, तो उनका जो टाइम होराइजन किसी को मिला ना, वो मिल गया आपको 30 साल का। तो 30 साल का जो टाइम होराइजन होता है ना, वो बहुत बड़ा टाइम होराइजन होता है। तो वो लोगों को क्या करना चाहिए कि अपना पैसा इक्विटी में मंथली मोड में एसआईपी के थ्रू लगाते रहना चाहिए। तो एसआईपी के थ्रू अगर वो पैसा लगाएंगे तो देखते हैं कि क्या कैलकुलेशन बनती है, 60 साल में वो कितना कार्पस जमा कर लेते हैं। तो आइए एक बार इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। एक सज्जन है जो 5,000 रुपये पर मंथ पर मंथ जमा कर रहे हैं रिटायरमेंट पर्पज के लिए। कितने साल तक? 3 साल तक, यानी कि 360 महीने। इक्विटी में आमतौर पर लंबे समयावधि में 15% तक का रिटर्न मिल जाता है। अब जोड़ते हैं कितना पैसा हो गया। इस तरीके से अगर वो करेंगे
तो उनके पास जो पैसा हो जाएगा वो 3.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि शुरुआती दौर में 5,000 रुपये बचाने तो मुश्किल होते हैं, तो मैंने ये एवरेजिंग कर दी है ना, कि आप देख रहे हैं कि शुरू से लेके और अंतिम समय तक, मतलब 60वें साल तक वो 5-5 हज़ार रुपये कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई 1,000 रुपये से ही करता है तो बीच में उसको ऐसे भी उसके पास मौके आते हैं, या जब उसकी सैलरी बढ़ती है तो बाद में जाके, जैसे मान लीजिए कि 5 साल तक 2,000 किया, 5 साल तक 5,000 किया, फिर 5 साल तक 10,000 किया, मैंने एवरेज ले लिया है 5,000 का। तो इस तरीके से वो बड़ा कार्पस आपको यहाँ पे 3.5 करोड़ रुपए का दिख रहा है। तो ये देखिए 3.5 करोड़ रुपए से एक अच्छी खासी पेंशन ली जा सकती है। अगर मैं 6% पे ही कैलकुलेट करूं तो 3.5 करोड़ पे लगभग 20 लाख रुपए की पेंशन आराम से ली जा सकती है सालाना। अगर आप उसको मंथली डिवाइड कर देंगे तो आराम से जो है वो 1.5 लाख रुपए से थोड़ा ज़्यादा ही पेंशन ली जा सकती है। तो ये काफ़ी समझदारी भरा फैसला होता है अगर कोई शुरुआती दौर में ही 25 से 30 साल की उम्र में ही अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू कर देता है। अब हम दूसरे नंबर पे आते हैं उन लोगों का जो लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग थोड़ा लेट शुरू करते हैं। तो उन लोगों को क्या करना होगा कि उन लोगों को जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना होगा वो 100% इक्विटी में तो पैसा एक तो लगा नहीं पाएंगे, और दूसरे कि उनको थोड़ा अधिक इन्वेस्टमेंट भी करना होगा, और उनकी रिटर्न भी जो 15% की मैंने कैलकुलेट की है वो प्रैक्टिकली आ नहीं पाती है, तो वो 10% के आसपास ही आ पाती है। अगर मान लीजिए कि कोई सज्जन है जो 40 साल में रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू करते हैं और 20 साल तक का उनका इन्वेस्टिंग टाइम है, 20 साल तक पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी SIP के रूप में ही पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। तो एक बार वो भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि मान लीजिए कि 20 साल का ही समयावधि है, तो इस अमाउंट को बड़ा कर देते हैं, 10,000 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 240 और इसको कर देते हैं 10%। तो ये अगर वो 10,000 रुपया महीना भी करते हैं 10% के हिसाब से तो उनका 1 करोड़ नहीं बनता है। तो इसको हम कर देते हैं 15,000। 15,000 करने के बाद उनका कार्पस जो है 1 करोड़ 14 लाख रुपए बन जाता है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर उनका 10% मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि 15,000 रुपया इन्वेस्ट करने के बाद भी 20 साल में जो कार्पस बनता है वो 1 करोड़ 14 लाख 85 हज़ार भी बनता है, यानी कि 1 करोड़ 15 लाख ही बन पाता है। तो समयावधि का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है बड़ा कार्पस बनाने में। लेकिन फिर भी इस समयावधि में भी अगर कोई 15,000 रुपये का इन्वेस्ट करता है पर मंथ, तो वो 1 करोड़ 15 लाख का कार्पस बना लेगा। और इस कार्पस से उसे अगर हम 6% के हिसाब से ही पेंशन प्लान को कैलकुलेट कर लेते हैं तो लगभग 7 लाख रुपए उसे साल की पेंशन मिल जाएगी। तो 7 लाख रुपए का मतलब ये हो गया कि 60,000 रुपये महीने का वो पेंशन ले लेंगे। और ये जो भी सिनेरियो मित्रों हम बता रहे हैं आपको, वो कार्पस आपका इरोड नहीं हो रहा है, कार्पस आपका बच रहा है, और वो कार्पस आप चाहें तो नॉमिनी को दे सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये 6% से अधिक भी आप पेंशन ले सकते हैं। तो होता क्या है कि जब आप पेंशन लेना शुरू करेंगे तो शुरू में क्या होता है कि 60 से 70 तक आदमी बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा बीमार उमार थोड़ा मतलब कम पड़ता है कंपैरेटिवली। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी बीमारियों वगैरह के खर्चे बढ़ते जाते हैं। और ज़्यादा खर्चे जो होते हैं ना वो OPD के होते हैं कि डेली बेसिस पे डॉक्टर के चक्कर लगते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि मेडिक्लेम भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। तो शुरू में पैसे अगर आप 6% के हिसाब से ले रहे हैं 10 साल तक, तो थोड़े दिन के बाद आप पैसे उसको बढ़ा भी सकते हैं, 8% 10% भी कर सकते हैं। इससे अधिक यही होगा कि जो नॉमिनी के लिए पैसे आप छोड़ के जाने वाले हैं वो, जैसे कि मान लीजिए कि किसी को 1 करोड़ 15 लाख रुपए का कार्पस हो गया है, अब वो अगर 6% के हिसाब से ही लेगा तो पूरे पैसे या थोड़ा अधिक पैसे इसमें जोड़ भी सकते हैं, वो छोड़ के जाएगा नॉमिनी के लिए। अगर वो
नहीं इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसे निकाल लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो गया कि जो पैसा 1,15,00,000 है वो थोड़ा इरोड हो जाएगा। वो 1 करोड़ भी हो सकता है, 90 लाख भी हो सकता है, 70 लाख भी हो सकता है। कौन कितना जीवन जीता है वो इस बात पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से पेंशन अपने आवश्यकता के अनुसार थोड़े समय के बाद बढ़ाई भी जा सकती है। तो मित्रों एक सिनेरियो ये हो गया। अब तीसरा सिनेरियो जो है मित्रों, उसमें क्या है कि कोई सज्जन है कि जिन्होंने प्लानिंग कुछ नहीं की, लेकिन उन्होंने एक साथ ही उनको रिटायरमेंट का पैसा मिला या कहीं 1-2 प्रॉपर्टी बेच दी और बोल रहे हैं कि इससे मुझे रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो उनके लिए वही सीधा संबंध है कि वो कितना कार्पस वो लेके आ रहे हैं, कैलकुलेशन सेम रहने वाली है। तो जितना कार्पस लेके आएंगे अगले महीने से उसी हिसाब से मान लीजिए कि साल की 6% हम एक वो लेते हैं अपने हिसाब से मीडियम, वैसे तो उस तरीके से उनको पेंशन मिलने लगती है। तो मित्रों अब सवाल ये है कि हम कौन सी म्यूचुअल फंड की कौन सी स्कीम में पैसा लगा के 6% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और क्या तरीके से हम इन्वेस्ट करेंगे और पैसा हमें कैसे मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना होता है कि हम ऐसी स्कीम चुनते हैं जिसमें एसेट एलोकेशन कई सेक्टर्स में हो, कई एसेट क्लास में हो, जैसे कि इक्विटी हो गया, डेट हो गया, गोल्ड हो गया, आर्बिट्राज हो गया, कई एसेट क्लास में एसेट एलोकेशन हो। और फंड मैनेजर को ये आज़ादी भी होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से पैसे को ज़रूरत के समय पे इन्वेस्ट कर सके। तो इसमें जो है 2 फंड बड़े काम के हैं, एक एसेट एलोकेटर फंड है और एक है बैलेंस एडवांटेज फंड। मैं पर्सनली जो है मतलब मुझे एसेट एलोकेटर फंड जो है ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें फ़ंड मैनेजर को पूरी आज़ादी रहती है। 0% भी वो इक्विटी में रह सकता है और 100% भी इक्विटी में रह सकता है। तो ऐसे फंड में अगर हम पैसे को निवेश करते हैं और वहाँ पे क्या कर देते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल कर देते हैं, SWP जिनको बोलते हैं। तो हर महीने जो भी हमें पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हम देख लेंगे कि पिछले 5 सालों में 10 सालों में क्या रिटर्न एवरेज आ रही है इस फंड से, तो उससे 2% कम रख के हम SWP कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 1 करोड़ रुपया है और हम पेंशन लेना चाहते हैं, तो 1 करोड़ रुपया को मान लीजिए कि हमने एसेट एलोकेटर फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कर दिया। तो हम पहले ये देखेंगे कि लास्ट 10 साल में इस फंड की क्या रिटर्न रही है एवरेज पर एनम कंपाउंडेड। अगर हमें दिखता है कि 10% की रिटर्न रही है तो हम इसको 2-3% अपने हिसाब से कम कर लेंगे, हम 7% ही कैलकुलेट करेंगे। जिससे कि क्योंकि ऐसा होता है ना कि बाज़ार ऊपर नीचे जब होता है तो कभी कभी क्या शॉर्ट टर्म में जो है वो 10% की रिटर्न ना देके 7% 6% भी दे देता है, तो हमारा कैपिटल इरोड होने लगता है, तो एक फियर फैक्टर हमें डराने लगता है। तो उन चीज़ों को काउंटर करने के लिए और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा पैसा थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी रहे, इन दोनों चीज़ों को साथ रखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो 10 साल में रिटर्न आ रही होती है उससे 2-3% घटा के रिटर्न रखते हैं। तो 10% की अगर रिटर्न हमारी है तो हम उसको क्या करेंगे कि उसको 7% के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे और उसको मंथली मोड में डिवाइड करके वही अमाउंट SWP में लिख लेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारा 1 करोड़ का कार्पस है तो हमारा 7 लाख रुपए बन गए 7% के हिसाब से। अगर और भी कोई कंजर्वेटिव में सोच रहा है तो 6 लाख भी कर सकता है। तो 6 को अगर आप या को डिवाइड कर देंगे आप 12 से तो 50,000 रुपया बनेगा। तो 50,000 रुपये का वो आराम से SWP कर सकता है। तो उस तरीके से उसकी पेंशन शुरू हो जाएगी और जो उसका कार्पस है वो कम नहीं होगा बल्कि थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी रहेगा। तो उसको एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हमारा पैसा थोड़ा बहुत बढ़ भी रहा है। आगे जाके फिर उसको रीप्लान कर सकता है, कभी भी वो कुछ भी कर सकता है। तो सब कुछ सारी लगाम उसके अपने हाथ में होती है म्यूचुअल फंड में। अब बहुत से हमारे मित्र लोगों को ये शंका हो रही होगी कि जो मैंने कैलकुलेशन दिखाई कि 30 सालों में तो मैंने 15% का रिटर्न दिखा दिया, लेकिन जब मैंने 20 साल का कैलकुलेशन किया तो 10% का दिखा दिया। तो मित्रों इसका रीज़न ये है कि SIP लंबे समय में आराम से 15% का रिटर्न दे देती है, लेकिन जब हम SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो लास्ट 5 ईयर्स की जो रिटर्न होती है वो कभी कभी क्या होता है निगेटिव भी हो जाती है। तो उस हिसाब से मैंने उसको कैलकुलेट करके उसको एडजस्ट कर दिया, क्योंकि 5 साल में जो आप पैसा जमा करते जा रहे हो, आपने 0 ईयर से शुरू करके आप 20 ईयर्स तक ले गए, तो जो आपने पहले 10 साल तक इन्वेस्ट किया इक्विटी में, तो इक्विटी
का आइडियल जो इन्वेस्टिंग टाइम होता है ना, वो 10 साल होता है। 10 साल अगर उसको समय मिल जाता है तो वो आराम से 15% तक का रिटर्न ऊपर नीचे होके जनरेट करती है। लेकिन जब टाइम होराइजन 10% से कम 10 साल से कम होने लगता है तो वो 15% वाला फार्मूला हरदम काम करता नहीं है। तो जो हमने इन्वेस्टमेंट की 20 साल वाली इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि शुरुआत के जो 10 साल हैं उसमें तो उस पैसा बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगा, जो 10 साल इन्वेस्ट हो गया। लेकिन बाद के जो 10 साल में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो भी लास्ट 5 ईयर्स में जो इन्वेस्ट हो रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसलिए मैंने एवरेजिंग करके एक कंजर्वेटिव वे में मैंने उसको 10% रख दिया है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रहेगी तो ज़्यादा भी मिल जाएगा, एटलीस्ट 10% तो मिल ही जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम इस तरीके का वीडियो अपने इस चैनल पर लेके आते रहेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और शुभचिंतकों के साथ शेयर कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।